जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की सीरीज़ में टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का हमारा घटना चक्र की टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर था आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें 2 यूनिट हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में। तीसरा आज हमारा चैप्टर है सतत आर्थिक विकास, इसको हम समझेंगे और टफ क्वेश्चन ही सिर्फ इसमें हमें ऐड करना है। तो टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें है, क्वेश्चन नंबर दिया है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और सतत विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो इसमें क्या सही होगा? ए 8 दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित करता है और बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसका ए 8 दोनों सही है और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, सतत विकास से अभिप्राय है ये भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता जो है वो आवश्यकता की पूरी करता है। तात्पर्य है कि मानव समाज सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिकी और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, तो किसी देश की इसमें पूछा है कौन सा सही है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, जो कि गलत है। दूसरा है कि देश के लोगों को ज्ञान कौशल अस्त्रों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, दूसरा सही है। गोचर धन का संचय हो पाता है, गलत है, अगोचर धन का संचय होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो दूसरा और चौथा जो है सही है, दूसरा और चौथा सी ऑप्शन सही है। एक बार और देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों के कौशल संवर्धन तथा उनकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष और कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उसे शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्तियां, ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा आदि का संचयन होता है। और यदि मानव पूंजी निर्माण से गोचर संपत्तियां भी बढ़ती हैं और अधिक पूंजी का संचय कर पाने में समर्थवान भी हो जाती हैं, तो यह मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया न होकर उसका परिणाम होगा। इसलिए पूछा है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जाते हैं? तो देखिए, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, ये जो है ये समावेशी शासन के अंग है। और जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, सी 2, 3, 4 ये जो है ये सही है। समावेशी शासन से तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि सभी जिलों में प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, फिर मध्याह्न भोजन देना, ठीक है, समावेशी शासन के अंग है। जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति समावेशी शासन का भाग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 32 नंबर, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? इसका हो जाएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रोत्साहन देना, और दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का प्रोत्साहन करना, थर्ड है शिक्षा का अधिकार और अधिनियमन लागू करना। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, 3 सही है। समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों को लाभ समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निम्न वर्ग से विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न
ग्रामीण वर्ग के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना, सरकार की समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाना और जहां स्व सहायता समूह तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबकों को बच्चों की शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे, तदनुसार समावेशित वृद्धि को पोषित करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट अब हमारा है भारतीय कृषि की विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 4 है, यूनिट 4 में है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। इसके भी हम टफ ही क्वेश्चन लेंगे, वन लाइनर स्किप करेंगे। मैच द फॉलोइंग टफ क्वेश्चन। तो इसमें है किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, और चौधरी चरण सिंह के जन्म पे ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कथन और कारण का। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 8 दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। कौन सी नीतियां हैं जो चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायकियाँ, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, तो इसका हो जाएगा प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, उसके बाद है सामाजिक पूंजी विकास, उसके बाद है सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। तो जब भी पूछे कि कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है, तो प्राथमिक कृषि साख समितियों को कंप्यूटरीकरण और सामाजिक पूंजी विकास, सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं का स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 3 और 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं। तो इसमें है यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पादों की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रीय बाजार योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिनसों पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है। क्या, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ई नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि निवर्तमान कृषि और उपज विपणन समितियां जो एकीकृत कर कृषि जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करती है। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है बुलक कैपिटलिस्ट मतलब बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है। बैल पूंजीपति उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है, कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पट्टेदारी सुधार कि इस उपाय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है। ये क्वेश्चन है कि लगान का विनियमन और अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, डी ऑप्शन 1 2 और 3 जो है ये सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जैसे यहाँ पे सूची दिया है मिलाना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली की देन थी। फिर है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों की आवंटित भूमि, तो ये था जमींदारी प्रणाली, जागीरदारी नहीं है जमींदारी प्रणाली। उप किराएदारी पर देने, गिरवी देखने, हस्तांतरण करने और उपहार देने तथा विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो इसका था सी का 2 रैयतवाड़ी प्रणाली थी। ग्राम में स्तर पर भू राजस्व बंदोबस्त जो था ग्राम स्तर पर महलवाड़ी प्रणाली थी। तो बड़े सीमांतों की आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली, मालगुजारी की इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जमींदारी प्रणाली थी। उसके बाद फिर है उप किराएदार पर देने की गिरवी रखने, हस्तांतरण रखने, करने, उपहार देने या विक्रय का जो है ये है रैयतवाड़ी प्रणाली। और भू राजस्व बंदोबस्त जो महलवाड़ी, ये IAS प्री 2000 का है क्वेश्चन, IAS प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है 28, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। तो लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों कुल फसल क्षेत्र के मालिक हैं। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल पर राजस्थान प्रथम स्थान पर। पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषि कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। फिर उसके बाद दिया है देश में कि कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक अधिक और ओबीसी के हैं। मतलब देश में जो कुल कृषि कुटुंबों है वो कुटुंबों हैं वो 60% से कुछ अधिक ओबीसी के हैं। और केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय कृषि गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। देश का कुल कृषि जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा इसमें दिया है। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। तो हरियाणा है 2000, अवरोही क्रम बताना है। 22-23 के अनुसार देश में शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य 22-23 के अनुसार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब है। फिर यहाँ पे देखिए 22-23 के अनुसार दिया है क्या चीज़, तो इसमें पूछा है चावल उत्पादक में, तो हमें ये वाला डाटा याद रखना है 22-23 वाला। 22-23 के अनुसार जो है वर्ष 2021-22 में चावल उत्पादक वर्ष 3 राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये इकोनॉमी हम लोग को करंट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। नहीं है ना, तो नहीं यही दे दिया, तो व्याख्या में नहीं थोड़ी रहेगा, ऐसे बस रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फल आम। आम जो है सबसे बड़ा उत्पादक के बारे में दिया है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लीची का क्या है? तो लीची का है केरल, नहीं लीची का है तीसरा बिहार है, लीची बिहार है, नारियल केरल है और सेब जम्मू कश्मीर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि फसल और देश दिया है, जैसे कि बी ऑप्शन है, कहवा मंगोलिया में नहीं है, कहवा ब्राज़ील का है, ना कि मंगोलिया का है। बाकी रबर थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादकों देशों में उनका कॉफ़ी उत्पादन का अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कुछ अवरोही क्रम बताना है। बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले क्या आएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले आएगा ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया, फिर इथियोपिया। पहले ब्राज़ील, उसके बाद आएगा वियतनाम, उसके बाद आएगा कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया, और फिर उसके बाद कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया लास्ट में दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वन लाइनर जो क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर रही हूँ, उसको खुद से ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। और भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका हो जाएगा डी, 1 और 3। जैसे जीडीपी की प्रति व्यक्ति जो मतलब जीडीपी जो प्रति व्यक्ति वर्तमान मूल्य जो है 37,000 रुपये, और चावल 100, चावल का गलत है। गेहूँ जो है 75 मिलियन टन है। चावल का जो उत्पादन है वो चावल का उत्पादन 180 मिलियन टन गलत है, 93.4 मिलियन टन होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इस योजना के अंतर्गत राज्यों के
अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। तो इसका जो है ये सही नहीं है, 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी, ये सही नहीं है, क्योंकि 100% अनुदान के रूप में प्राप्त होगी। 80 नहीं, बाकी सब सही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 2007-8 में लागू हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25,000 करोड़ रुपए व्यय था इसका, और इसमें खाद्य फसलों को एकीकृत विकास, कृषि का अभियांत्रिकी, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, 93 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं। ये सत्य नहीं है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। ये जो है ये गलत है। और सही है कौन कौन सा कि 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी